बनारस के लोगों को स्वाद मिला प्रधानमंत्री सांसद होने का पहली बार 2014 में। क्या बनारस के लोगों ने सजती रात में चमचमाती हुई बनारस देखे थे? क्या बनारस के लोग उस चमचमाते घाट को देखे थे? आज घाटों पर घाट वॉक चल रहा है, पहले सड़क वॉक चलता था। और 2014 के बाद बनारस के लोगों ने विकास के मायने को समझना शुरू किया। वाराणसी जो कभी था कांग्रेस का गढ़, आज उस पर है बीजेपी का कब्जा। 2014 में वाराणसी ने चखा सांसद प्रधानमंत्री का स्वाद। पीएम मोदी ने समझाए विकास के मायने। इन 5 सालों में कितनी बदली है वाराणसी, समझिए बीएचयू प्रोफेसर के नजरिए से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। देखिए, बनारस कर्मभूमि भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही। ये राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बनारस कर्मभूमि भारतीय जनता पार्टी की बनी। उसके पहले ये कांग्रेस की कर्मभूमि थी। ये कांग्रेस के लोगों को हराना यहाँ मुश्किल था। यहाँ औरंगाबाद घराना था जो पंडित कमलापति त्रिपाठी का घर था। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री घराना था जो रामनगर में, बनारस में ही है। तो ये कांग्रेस के घराने थे। राम जन्मभूमि आंदोलन ने बनारस के राजनीतिक चरित्र को बदल दिया। और यहाँ जो है पहली बार श्रीश चंद्र दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, पहली बार राम जन्मभूमि। उसके पहले जनसंघ के लोग चुनाव लड़ते थे, कभी 80,000 वोट पाते थे, कभी 85,000 वोट पाते थे, कभी 76,000 वोट पाते थे, इतना ही वोट था। श्रीश चंद्र दीक्षित पहले सांसद थे जो दक्षिणपंथी राजनीतिक दल के सांसद बनारस से हुए। और श्रीश चंद्र दीक्षित के बाद बनारस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना, धार्मिक होने के कारण। राम जन्मभूमि का श्रेय है उसका, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन का जो केंद्र था वो बनारस ही था। यही वाटर आंदोलन हुआ, दीपा मेहता को यहीं से भगाया गया। यही राम जन्मभूमि आंदोलन में ईंट जो देश भर में घूमने की यहीं से शुरू हुई। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बनारस की राजनीति का चरित्र बदल गया। और बदलने के बाद ये था कि 1989 के बाद और आज 2019 होने जा रहा है, उसमें एक बार कांग्रेस के सांसद हुए, वो डॉक्टर राजेश मिश्र थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे। और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हुए। लेकिन सांसद होना अलग बात है, प्रधानमंत्री सांसद होना अलग बात है। बनारस के लोगों को स्वाद मिला प्रधानमंत्री सांसद होने का पहली बार 2014 में। और 2014 के बाद बनारस के लोगों ने विकास के मायने को समझना शुरू किया। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने विकास के मायने को समझाने का प्रयास किया था। रेलवे स्टेशन कैंट बनवाया, डीएलडब्ल्यू लोकोमोटिव इंजन का कारखाना लगवाया। तो सिर्फ लोकोमोटिव कारखाना लगाना या स्टेशन बनाना विकास का मॉडल नहीं था। नरेंद्र मोदी ने विकास के मॉडल को, बनारसी विकास के मॉडल के फलक को बड़ा किया, विराट किया। और उन्होंने कहा कि बनारस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होगा। वो गुजरात डेवलपमेंट ऑफ मॉडल लेके बनारस में आए थे और आज बनारस डेवलपमेंट मॉडल के रूप में देश को प्रस्तुत कर रहा है। तो बनारस बदलने की बात है, बनारस तो बदला हुआ है। बनारस के लोगों ने क्या बनारस के लोगों ने एयरपोर्ट से लेकर के काशी को जोड़ने वाली सड़कें ऐसी देखी थी? क्या बनारस के लोगों ने सजती रात में चमचमाती हुई बनारस देखे थे? क्या बनारस के लोग उस चमचमाते घाट को देखे थे? घाट तो गंदे रहते थे, मिट्टी भरी रहती थी। आज घाटों पर घाट वॉक चल रहा है, पहले सड़क वॉक चलता था, अब घाट वॉक में बदल गया। घाट वॉक मतलब गंगा के किनारे A80 घाट से राजघाट तक पैदल जाना आना, ये बनारस के लोग करने लगा। सड़कों पर नहीं घूमते, वो घाट पर। तो घाट की सुंदरता बढ़ी। उन्होंने कहा था कि हमको न किसी ने भेजा न किसी ने बुलाया है, मुझे न गंगा माँ ने बुलाया है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि काशी गंगा की नगरी है, गंगा के बिना काशी का कोई मतलब नहीं है, गंगा शिव के बिना काशी का कोई मतलब नहीं है। तो अब गंगा ने बुलाया है तो गंगा भी स्वस्थ होनी चाहिए। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या 5 सालों में गंगा स्वस्थ हुई? ये सवाल महत्वपूर्ण है और ये सवाल काशी के लोगों को सालता भी है। मैं ये मानने को एकदम तैयार हूं कि पिछले 5 साल में गंगा की जिस स्थिति की कल्पना हम काशीवासी कर रहे हैं वैसा नहीं हुआ है। लेकिन स्वच्छता के लिए काम हुआ है। पहली बार सीवरेज प्लांट, एक सीवरेज प्लांट का उद्घाटन हुआ जिसमें 12 या 13 या 100 MLD के सीवरेज का बदलाव हो रहा है। लेकिन अभी भी गंगा में नालियां गिर रही हैं, कूड़े कचरे गिर रहे हैं। बनारस के लोगों की सोच धीरे धीरे बदलती है और बदल रही है।
घाट साफ हो रहे हैं तो गंगा भी साफ होंगी, ऐसी अपेक्षा हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल तक, आगे आने वाले 5 साल तक अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बनारस की सेवा का मौका मिलेगा तो आगे आने वाले 2-3 सालों में गंगा की पुरानी स्थिति, पुराना गौरव मिल जाएगा। क्योंकि बार बार सरकार कह रही है, नमामि गंगे योजना के तहत कम से कम 26,000 करोड़ बनारस में काम चल रहे हैं। अब काम चल रहे हैं तो काम तो एक दिन में पूरे नहीं होंगे, 5 साल भी। जो चीज 100 साल से कूड़ा कचरे के रूप में है वो 5 साल में आप उसको कर देंगे तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल सर, आप प्रोफेसर हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी राज में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है? देखिए, शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है। स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र रहा है वो शिक्षा का क्षेत्र नकलची शिक्षा रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। भारत ने अपनी शिक्षा को पहचानना ही भुला दिया। भारत में शिक्षा नहीं थी। हम पश्चिमी मॉडल ऑफ शिक्षा को लेकर कब तक ढूंढते रहेंगे? पश्चिमी मॉडल ऑफ शिक्षा कितने दिन तक प्रासंगिक रहेगी? हम मार्क्सवाद को, समाजवाद को, पश्चिम से आने वाले समाजवाद को, शिक्षा के समाजवादी मॉडल ऑफ शिक्षा को लेकर कब तक झेलेंगे? क्या हमारी शिक्षा अपनी शिक्षा नहीं है? हम तो जिस विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, वहां क्रांतिकारी आंदोलन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वो भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये सब चीजों से बनारस च्युत हो गया। तो इन चीजों पर प्रयास, लेकिन शिक्षा को बदलना जो 70 सालों से सड़ांध शिक्षा में थी, उस सड़ांध को एकाएक बदल देना भी संभव नहीं है। नवयुवक पीढ़ियां आ रही हैं, अब नई पीढ़ी शिक्षा के महत्व को समझने लगी है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार प्राप्त करना नहीं होता, शिक्षा का मतलब ज्ञान प्राप्त करना भी होता था। यही काशी है जहां से बिना पीएचडी या डॉक्टरेट, बिना प्रोफेसर हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दिया और रामचरितमानस को लेकर के न जाने कितने हजारों प्रोफेसर पैदा हुए। यही स्थान है जहां शंकराचार्य कोई प्रोफेसर नहीं थे, कबीर कोई प्रोफेसर नहीं थे, कीनाराम कोई प्रोफेसर नहीं थे, ये विवेकानंद कोई प्रोफेसर नहीं थे। लेकिन इन्होंने जिस ज्ञान की थाती को स्थापित किया इस देश में, वो क्या भारत का ज्ञान नहीं है? वही भारत का ज्ञान है। उस भारत के ज्ञान को अगर हमारा युवा वर्ग नहीं समझ पा रहा है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था का दोष है। तो भारत के शिक्षा व्यवस्था का भारतीकरण करने की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जब 1914 में आए थे तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम भारत के शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं और ये वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए काम हुए हैं, अनेक प्रोजेक्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, स्वच्छ भारत के संदर्भ में, इंजीनियरिंग के संबंध में, मेडिकल के संबंध में, आयुर्वेद के संदर्भ में। ये सब काम बनारस में होने लगे हैं, रिसर्च होने लगे हैं। तो अभी 5 साल में सब कुछ बदल जाएगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर की स्थिति जो आज है, इसके लिए ये तीनों जिम्मेदार है कि नहीं है? कांग्रेस जिम्मेदार है कि नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है कि नहीं है? पीडीपी जिम्मेदार है कि नहीं है? इन्हीं की ही साझेदारी का परिणाम है कि इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों को इतना कुछ सहना पड़ा। आतंक का जो जहर जम्मू कश्मीर में घुला है, उसके बड़े जिम्मेदार भी यही 3 दल है। इनके लिए सत्ता जरूरी है, परिवार की आकांक्षाएं जरूरी है, वंश और विरासत को बचाना जरूरी है, देश की सुरक्षा, देश का मान सम्मान इनके लिए प्राथमिकता नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। साथियों, कांग्रेस के विचारकों का, कांग्रेस के नीति निर्धारकों का यही रवैया है जिसने आतंक के पनाहगारों का हौसला बढ़ाया है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश को दशकों से भुगतना पड़ रहा है, अपनों को खोना पड़ा है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के हमारे सामर्थ्य पर भी कभी भरोसा नहीं किया। इनके पास बड़े और कड़े फैसले लेने की हिम्मत ही नहीं है। ये मरे पड़े लोग हैं जी।